Hello everyone, welcome to ISPCS Decoded. I hope you all are studying well. आज इस वीडियो में हम 2 दिसंबर 2025 के द हिंदू एडिटोरियल का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला जो एडिटोरियल दिया हुआ है हमें दैट इज़ कॉशियस ऑप्टिमिज्म। लेफ्ट साइड में छोटा सा आर्टिकल एडिटोरियल दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीडीपी होता क्या है? जीडीपी मतलब इंडिया के एक साल या क्वार्टर में कितना सामान बनाया और कितनी सर्विसेज दी, बिल्कुल देश की टोटल इनकम जैसा। इस बार क्या हुआ? जुलाई सितंबर 2025 में इंडिया का जीडीपी 8.2% बढ़ गया, मतलब देश ने पिछले साल से ज़्यादा चीज़ें बनाई। अब ये ग्रोथ क्यों बढ़ी? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों ने ज़्यादा काम किया। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग हुई, फैक्ट्रीज ने फास्ट काम किया, इसलिए 9.1% ग्रोथ हुई। सर्विसेज भी स्ट्रांग हुई, बैंक्स, आईटी, होटल्स, ट्रांसपोर्ट सब ने ज़्यादा सर्विसेज दी और 9.2% का ग्रोथ हुआ। लोगों ने खरीद बढ़ाई, यानी कि कंजम्पशन बढ़ा। लोगों ने ज़्यादा शॉपिंग और स्पेंडिंग की। स्पेंडिंग 7.9% बढ़ी। गवर्नमेंट ने भी हेल्प की। गवर्नमेंट ने रोड्स, बिल्डिंग्स, स्कीम्स पर ज़्यादा पैसा लगाया और इकोनॉमी को बूस्ट किया। पर एक बड़ी प्रॉब्लम भी है। वो क्या? अक्टूबर में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 41.68 बिलियन डॉलर्स हो गया। मतलब इंडिया ने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट कम किया। गोल्ड इंपोर्ट 3 गुना बढ़ा। लोगों ने बहुत गोल्ड खरीदा। यूजुअली तब होता है जब लोग फ्यूचर इकोनॉमी से डरते हैं। यूएस ने टैक्स लगाया। यूएस ने इंडिया की कुछ चीज़ों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया। एक्सपोर्ट कंपनीज ने जल्दी ऑर्डर्स भेज दिए। जीडीपी थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ता हुआ दिखा। इन्फ्लेशन बहुत कम था, चीज़ों के दाम ऑलमोस्ट नहीं बढ़े। लो इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या हुआ? जब प्राइजेस नहीं बढ़ते तो जीडीपी कैलकुलेटर यानी कि डिफ्लेटर भी लो होता है और रियल जीडीपी थोड़ा ज़्यादा दिख जाता है। नॉमिनल 8.7%, रियल 8.2%। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि डिफ्लेटर बहुत लो है। आरबीआई ने रेट कम किया, उसने लोन के दाम कम किए। लोगों और कंपनीज ने इसलिए ज़्यादा इन्वेस्ट किया। अब कौन से सेक्टर्स स्ट्रांग थे? कंस्ट्रक्शन, बैंकिंग, रियल एस्टेट, स्टील, सीमेंट सब फास्ट ग्रो हुए। और कौन से सेक्टर्स वीक थे? गांव की डिमांड वीक हुई, छोटे इंडस्ट्रीज स्लो हुए जैसे कि टेक्सटाइल और लेदर, और एक्सपोर्ट्स वीक हो गए। तो सिंपल लाइन में देखें तो बड़े सेक्टर्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं और छोटे सेक्टर्स पीछे रह गए। सो कंक्लूजन ये था इस एडिटोरियल का कि ग्रोथ अच्छी लग रही है बट लॉन्ग टर्म में थोड़ी रिस्की है। सब सेक्टर्स को साथ लेकर चलना पड़ेगा। नेक्स्ट एडिटोरियल जो दिया है उसके राइट में, द न्यू एक्शन प्लान ऑन एएमआर नीड्स अ शॉट इन द आर्म। यानी कि एएमआर मतलब होता क्या है? एएमआर कभी कभी जर्म्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि दवाई उन पर काम नहीं करती, उसको हम एएमआर बोलते हैं, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब ये जो एएमआर होता है ये एक जगह नहीं रुकता, ये हॉस्पिटल, पानी, मिट्टी, जानवर, खाना, ह्यूमन सब जगह घूमता है। इसलिए सबको साथ में ठीक करना पड़ता है। अगर हॉस्पिटल क्लीनिंग अच्छी हो पर फार्म्स में एंटीबायोटिक्स गलत हों तो एएमआर फिर से वापस आ जाएगा। तो पहला प्लान 2017 ने क्या किया था? इंडिया ने एएमआर का इशू पहली बार सीरियसली लिया, लैब्स बढ़े, डेटा आया, लेकिन प्रॉब्लम भी थी। स्टेट्स ने ढंग से फॉलो नहीं किया। सिर्फ कुछ स्टेट्स ने प्रॉपर प्लान बनाया, बाकी सब थोड़ा थोड़ा काम करते रहे। अब ये बात यहाँ उठती है कि स्टेट्स इंपॉर्टेंट है क्यों? बिकॉज हॉस्पिटल्स, फार्म्स, एनिमल्स, फूड सेफ्टी, वेस्ट सिस्टम वगैरह सबका कंट्रोल स्टेट्स के पास होता है। अब ये जो नया प्लान है NAP-AMR 2.0, ये क्या करता है? ये प्लान कहता है कि अब हम क्लियरली समझाएंगे किसने क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। अब नया प्लान और अच्छा क्यों है? बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इंक्लूड किया, रैपिड टेस्ट पर फोकस किया, फूड वाटर कंटामिनेशन को ट्रैक करेगा और ऑल सेक्टर्स का डेटा एक साथ देखेगा। अब इसमें नीति आयोग का भी रोल है। क्या? सेंटर ने बोला कि नीति आयोग सब डिपार्टमेंट्स को साथ बिठाएगा और पूरा काम रिव्यू करेगा। बट एक बड़ी कमी है, प्लान सिर्फ बोलता है कि स्टेट्स प्लान बनाओ पर कोई रिवॉर्ड, पनिशमेंट या पैसे का सिस्टम नहीं दिया गया। अब क्यों ज़रूरी है सेंटर स्टेट साथ में काम करें? क्योंकि एएमआर एक चेन है। अगर एक लिंक वीक हुआ जैसे कि हॉस्पिटल या फार्म तो पूरी चेन फेल हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? जैसे कि टीबी प्रोग्राम में होता है मंथली रिव्यू, जॉइंट मीटिंग्स, फंडिंग सिग्नल्स, वही मॉडल हमें एएमआर के लिए भी चाहिए। सो प्लान स्ट्रॉन्ग है पर बिना स्टेट्स को प्रॉपरली इन्वॉल्व किए, बिना रिव्यू सिस्टम के, बिना पैसे के ये प्लान ग्राउंड पर काम नहीं करेगा। अगर सेंटर स्टेट मिलकर एक प्रॉपर रिव्यू, फंडिंग मॉडल बनाए तभी प्लान ग्राउंड पर सक्सेसफुल हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्ट रेजिलिएंट अर्बन प्लानिंग। मतलब इसके पीछे का इशू क्या है?
शहरों में हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ बहुत बढ़ गए हैं, रूरल से लगभग 2 गुना ज़्यादा। सो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज लंबी ट्रैवल, गंदी हवा, कम पेड़, ज़्यादा स्ट्रेस, लोगों का कम चलना और ज़्यादा अनहेल्दी खाना, इसलिए दिल बीमार हो जाता है। हॉस्पिटल्स वहाँ बनते हैं जहाँ पैसा मिलता है, ना कि जहाँ नीड ज़्यादा है, यानी कि गरीब एरियाज़ में हेल्थ केयर कम होता है। अब ये जो शहर का डिज़ाइन है वो डायरेक्ट हेल्थ को अफेक्ट करता है। प्लानिंग गलत हो तो डिजीज़ बढ़ता है। सो करंट प्रॉब्लम क्या है प्लानिंग में? ट्रांसपोर्ट अलग सोचता है, हाउसिंग अलग, पार्क्स अलग, सब अपने अपने सिलों में सोच रहे हैं और हेल्थ को हार्डली कंसिडर किया जाता है। तो रिजल्ट है ज़्यादा कार, ज़्यादा पोल्यूशन, ज़्यादा फास्ट फूड जोन, ज़्यादा हीट, यानी कि हीट डिजीज स्पाइक। सो सोल्यूशन क्या है? एक हार्ट फ्रेंडली प्लानिंग, जिसमें शहर इस तरह बनाए जाएं कि लोग वॉकिंग, साइकिलिंग, ग्रीनरी, क्लीन एयर यूज़ करें। सो वॉकेबिलिटी यानी कि सेफ फुटपाथ, साइकिल लेन्स इज इक्वल्स टू लोग चलेंगे, बीपी और डायबिटीज़ कम हो जाएगा। पार्क, पेड़, अर्बन फॉरेस्ट, ठंडी हवा होगी, कम पोल्यूशन होगा, हार्ट सेफ हो जाएगा। मिक्स लैंड यूज़ करना है, यानी कि घर, दुकान, पार्क पास में हो, कार कम हो, वॉकिंग ज़्यादा हो। ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो सस्ता बस, मेट्रो लेंगे तो पोल्यूशन कम होगा और सिटिंग टाइम कम होगा। हेल्दी फूड स्पेसेस, लोकल मार्केट्स और जंक फूड एक्ट का कंट्रोल हमें करना चाहिए, यानी कि एड्स निकालने चाहिए। एडवर्टीजमेंट, पीपल विल ईट हेल्दियर। सो कुछ इनविजिबल थ्रेट्स भी हैं, जैसे कि छोटे PM2.5 के पार्टिकल्स, हीट आइलैंड्स, बैड वेस्ट वाटर सिस्टम्स क्वाइटली हर्ट को डैमेज करते हैं। अब क्या इसमें कोई टेक का रोल होगा? ऑब्वियसली AI सेंसर्स, हीट मैप, पोल्यूशन मैप गवर्नमेंट को दिखाएगा कि कहाँ डेंजर ज़्यादा है। गरीब एरिया सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, गंदी हवा, कम ग्रीनरी, लॉन्ग ट्रैवल्स, नो हॉस्पिटल्स। कभी तो पार्क्स बन जाते हैं पर रेंट बढ़ जाता है, गरीब वहाँ से हटा दिए जाते हैं तो बेनिफिट नहीं मिलता। सो कोर मैसेज क्या था इस एडिटोरियल का? यही कि दिल की प्रॉब्लम सिर्फ पर्सनल नहीं है, ये शहर का डिज़ाइन का इशू है। शहर को हार्ट फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। सो अर्बन इंडिया में हार्ट डिजीज़, पोल्यूशन, स्ट्रेस और बैड प्लानिंग की वजह से डेंजरस स्पीड से बढ़ रही है। हार्ट फ्रेंडली प्लानिंग इज इक्वल्स टू हेल्थियर पीपल, क्लीनर सिटीज़, मोर इक्वल डेवलपमेंट। अब अगला एडिटोरियल, नेक्स्ट एडिटोरियल है वॉर क्लाउड्स, यूएस वर्सेस वेनेजुएला। अमेरिका वेनेजुएला के पास आर्मी ले आया है और शायद अटैक करे। एडिटोरियल कहता है कि जंग गलत होगा, दोनों को शांति से बात करनी चाहिए। वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जहां इकोनॉमी काफ़ी गिर चुकी है। मडूरो वहां के लीडर हैं जिसको मेनी पीपल अक्यूज ऑफ चीटिंग इन दी इलेक्शंस। यूएस काफ़ी साल से वेनेजुएला की पॉलिसीज से अनहैप्पी है और अब ट्रंप की गवर्नमेंट वेनेजुएला के पास मिलिट्री भेज रही है। वॉर का फियर बना हुआ है। टेंशन जब स्टार्ट होती है जब अमेरिका यानी कि ट्रंप बोलता है कि वेनेजुएला का स्काई बंद समझो और दुनिया सोचती है कि वॉर हो सकती है। अमेरिका शिप्स, सोल्जर्स, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स वेनेजुएला के पास भेज देता है। अमेरिका कहता है कि मडूरो यानी कि वेनेजुएला के लीडर ड्रग्स कार्टेल से जुड़ा है, पर सॉलिड प्रूफ नहीं दिखाता और मडूरो पर इलेक्शन रिगिंग और बैड इकोनॉमी का इल्ज़ाम भी लगा हुआ है, इसलिए ऑपोजिशन यूएस की हेल्प चाहता है। अब यूएस की भी गलतियां हैं। यूएस ने वेनेजुएला पर सैंक्शंस लगाए जिससे इकोनॉमी और गिर गई। पहले भी ऑपोजिशन को प्रेसिडेंट बोल के कंफ्यूजन क्रिएट किया। यूएस के कुछ अटैक्स में आम लोग मर गए। एडिटोरियल बोलता है कि ये इंटरनेशनल रूल्स के खिलाफ है। सॉवरेनिटी इशू बन गया है। अमेरिका का अग्रेसिव बिहेवियर वेनेजुएला की आज़ादी और कंट्रोल को हर्ट करता है। अफगानिस्तान और इराक में यूएस मिलिट्री एक्शन बहुत फेल हुआ। एडिटोरियल बोलता है कि फिर वैसे ही गलती हो सकती है। तो मेन मैसेज क्या है एडिटोरियल का? वॉर से सब बिगड़ता है, यूएस को रोकना चाहिए और बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है अर्बन डायनामिज्म इन सेंसस 2027। ये हमारे नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। तो ये एडिटोरियल क्या कहता है? इंडिया फास्ट अर्बन हो रहा है पर सेंसस पुरानी अर्बन डेफिनेशन की वजह से शहर की असली पिक्चर नहीं दिखाता। एडिटोरियल कहता है कि सेंसस 2027 को पेरी अर्बन एरियाज़ को इंक्लूड करके मैप बेस्ड जियो स्टैटिस्टिकल अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। इंडिया डिजिटल सेंसस करेगा, मोबाइल ऐप, जियो टैगिंग ऑफ बिल्डिंग्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग वगैरह, बट वन बिग गैप एग्जिस्ट। और वो क्या? इंडिया सिर्फ अर्बन वर्सेस रूरल दो कैटेगरीज यूज़ करता है, बीच के एरियाज पेरी अर्बन दिखते ही नहीं। ये सारा एडिटोरियल इसी पेरी अर्बन के बारे में है। सो इंडिया अर्बन तब मानता है जब ज़्यादा पॉपुलेशन, हाई डेंसिटी, नॉन फार्म जॉब्स ये सब हो, पर बहुत सारे एरियाज अर्बन जैसे लगते हैं पर सेंसस उन्हें रूरल दिखाता है। सो ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। वर्ल्ड बैंक बोलता है कि 2010 में ही इंडिया का 55% पॉपुलेशन अर्बन टाइप एरियाज में रहता है पर सेंसस में सिर्फ 31% दिखा रहा है। सो पेरी अर्बन एरियाज मैटर। सिटी के किनारे वाले विलेजेस स्लोली शहर बन रहे हैं पर उनको अर्बन सर्विसेज नहीं मिलती, जैसे कि वाटर, वेस्ट या ट्रांसपोर्ट। और दिल्ली इस एग्जाम्पल को प्रूव करता है।
दिल्ली, गुड़गांव, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद एक लार्ज अर्बन ब्लॉक है, पर सेंसस उनको अलग अलग दिखाता है, इसलिए असली साइज समझ में नहीं आता। सो व्हाट वी नीड अ स्पेशल अप्रोच। सेंसस अगर मैप बेस्ड सिस्टम यूज़ करे, यानी कि जियो पोर्टल या डैशबोर्ड, तो रियल ग्रोथ एरियाज क्लियरली दिख जाएंगे। मैप्स कैन शो दी अंडर सर्व पॉकेट्स ऑल्सो। मैप से तुरंत पता चलेगा कि कहाँ भीड़ ज़्यादा है, कहाँ पानी वेस्ट सर्विसेज कम है, कहाँ हीट ज़्यादा है। म्यूनिसिपैलिटीज़ रियल टाइम डेटा अपडेट करें तो सेंसस वेट नहीं करना पड़ेगा 10 साल तक। यूज़ ग्रिड्स फॉर क्लैरिटी। 1 by 1 किलोमीटर ग्रिड से पुरानी चेंजिंग बाउंड्रीज का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ग्रिड्स में ब्लेंडेड डेटा यानी कि नो कास्ट इनकम शो कर सकें। सो इफ़ वी पुट क्लाइमेट हजार्ड्स, एज, डिसेबिलिटी, हाउसिंग ऑन ग्रिड, तो पता चलेगा कि कहाँ क्लाइमेट रिस्क ज़्यादा है। सो ग्लोबल मॉडल भी है क्या ऐसे? येस, दे डू एग्जिस्ट। मेक्सिको और ब्रिटेन ऑलरेडी ऐसा जियो स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज़ करते हैं, इंडिया भी ईजिली अडॉप्ट कर सकता है। अब ये मैटर ऐसा क्यों कर रहा है, ये टॉपिक हम अभी क्यों लाए? बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन स्लोली स्टेबल हो रही है, पर ग्रोथ पैटर्न शिफ्टिंग है। एक्यूरेट मैप्स पॉलिसी मेकिंग को स्ट्रांग बनाएगा ये। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि फाइनल एडिटोरियल का मैसेज क्या है, तो वो ये है कि सेंसस तभी ट्रू पिक्चर देगा जब पेरी अर्बन और एग्लोमरेशन एरियाज़ को क्लियरली रिकग्नाइज करें और जियो स्टैटिस्टिकल अप्रोच यूज़ करें। ये थे आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स। हमने जितने भी एडिटोरियल हैं सारे कवर किए हैं, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि कुछ मिस आउट हो गया है। आई होप आपको ये सिंप्लीफिकेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट, उनका ध्यान रखें। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में सिंप्लीफिकेशन का ध्यान दिया जाएगा। टिल देन स्टडी हार्ड। कल मिलते हैं कल के द हिंदू एडिटोरियल की सिंप्लीफिकेशन के साथ। टिल देन स्टडी हार्ड। गुड लक।